हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का कंप्यूटर, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ चुके थे। आज हम इसकी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर स्थित सीपीयू के आंकड़ों को विश्लेषित करने के पश्चात उनके परिणाम दिखाने की आवश्यकता होती है, जिसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यह कार्य आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से पूर्ण होता है। मॉनिटर, प्रिंटर एवं स्पीकर इत्यादि कुछ मुख्य आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसके द्वारा हमें जैसे कि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर को निर्देश देने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती हैं, वो जो हमारे दिए गए इनपुट को प्रोसेस करती हैं। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट प्राप्त होता है। आउटपुट प्राप्त जैसे यानी कि हमें उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है उसको हम देखेंगे। तो उनमें क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, ये मुख्य आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट अथवा मॉनिटर, वीडीयू भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे संक्षिप्त में वीडीयू कहते हैं। यह एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिस पर हम आउटपुट डाटा तथा इनपुट डाटा को देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर एक कैसी डिवाइस है, यदि हम कुछ कंप्यूटर में इनपुट करते हैं कीबोर्ड के द्वारा तो उसको भी देख सकते हैं, माउस के द्वारा कुछ इनपुट करते हैं उसको देख सकते हैं, और जो आउटपुट प्राप्त होता है उसको भी हम मॉनिटर में देख सकते हैं। इस पर डाटा को टेलीविज़न पर देखे जाने वाले चित्रों की भांति भी देखा जा सकता है। इसके अलावा मॉनिटर को क्या, हम जैसे ही फिल्म वगैरह भी इस पर देख सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और गाने वगैरह भी सुन सकते हैं। ठीक है, एक टेलीविज़न की तरह भी हम मॉनिटर को उपयोग कर सकते हैं। मॉनिटर पर डाटा का टेक्स्ट, ग्राफिक्स एवं चलचित्र रूप प्रदर्शित हो सकता है। तो डाटा जो होता है उसका टेक्स्ट रूप यानी कि अक्षरों के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, ग्राफिक्स यानी चित्र के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, और हमें चलचित्र यानी कि मूवी वगैरह या मूवी गाना जो भी है उसके रूप में ही प्रदर्शित हो सकता है। उसके बाद देखिए स्पीकर। स्पीकर क्या है, इससे भी हमको क्या, आवाज़ आउटपुट के रूप में प्राप्त हो। माइक्रोफोन क्या करता है, आवाज़ को इनपुट करता है यानी कि लेता है, और ये स्पीकर क्या करता है, बाहर निकालता है यानी कि स्पीकर क्या हुई, आउटपुट डिवाइस। स्पीकर के द्वारा कंप्यूटर पर संगीत को सुना जा सकता है। इनका प्रयोग करके ध्वनियुक्त संदेशों को प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लॉटर, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से ग्राफ, मानचित्रों एवं अन्य चित्रों के बड़े बड़े प्रिंट आउट लिए जा सकते हैं। यह उच्च स्तरीय गुणवत्ता के रेखा चित्र बना सकता है। इसके द्वारा श्याम, श्वेत तथा रंगीन दोनों प्रकार के प्रिंट आउट लिए जा सकते हैं। तो प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर का उपयोग ग्राफ वगैरह देखे होंगे आपने, बुक्स के मानचित्र भी देखे होंगे बड़े बड़े। ठीक है, और अन्य विभिन्न प्रकार के चित्र देखे होंगे बड़े बड़े। तो जैसे कि आपने मूवी का पोस्टर भी देखा होगा। तो इसका उपयोग, प्लॉटर का उपयोग ये ग्राफ वगैरह बनाने में किया जाता है। इससे हम ब्लैक एंड वाइट भी निकाल सकते हैं प्रिंट, और कलर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगली आउटपुट डिवाइस है हमारी प्रिंटर। प्रिंटर का अर्थ प्रिंट करने वाला या छपाई करने वाला। इसके नाम से ही इसके प्रमुख कार्य का पता चलता है। यह आउटपुट या परिणाम को कागज पर प्रिंट करता है। इसकी सहायता से किसी भी प्रकार के आंकड़ों को प्रिंट किया जा सकता है। इसका प्रयोग टेलीफोन, विद्युत आदि विभागों में बिल बनाने के लिए, रेलवे में टिकट छापने के लिए, बैंकों में कंप्यूटरीकृत रिपोर्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो प्रिंटर, जैसा कि हम प्रिंटर के बारे में क्या जानते हैं कि प्रिंटर का उपयोग कागज़ पर किसी भी टेक्स्ट का प्रिंट निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम चित्र को भी कागज़ पर प्रिंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मतलब हम कंप्यूटर जो होती है उसको पेज पर प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, रेलवे में टिकट निकालने के लिए, टिकट छापने के लिए होता है, और विद्युत विभागों में बिल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेलीफोन में भी, टेलीफोन जो होते हैं वहाँ पे भी बिल बनाने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, और बैंकों में भी कंप्यूटरकृत रिपोर्ट बनाने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंटर के प्रकार। तो प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं, प्रिंटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। आज इनके बारे में हम जानते हैं। तो पहला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं।
ग्रिड का आकार जितना बड़ा होता है उतने ही डॉट बनते हैं, अतः गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होती है। पहले इन्हीं प्रिंटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन ये प्रिंटर चित्रों और ग्राफिक्स को कागज़ पर सही रूप में प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए इनका प्रयोग आजकल सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। तो डॉट प्रिंटर का उपयोग आजकल क्या होता है, नाम ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो स्याही का उपयोग होता था, इससे सही का ग्राफ या चित्र सही से नहीं बन पाते थे, इसलिए अब इसका उपयोग बंद हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए इंकजेट। आजकल इस प्रिंटर का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। यह कम मूल्य में उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग देता है। यह चित्रों को ग्राफिक्स को उच्च गुणवत्ता के साथ प्रिंट करता है। तो ये प्रिंटर कैसा होता है, अच्छी गुणवत्ता, मतलब सस्ता होता है और अच्छी गुणवत्ता के साथ ये प्रिंट देता है। जैसा कि आपने कुछ संस्थानों में इसको देखा होगा, स्कूल वगैरह में। ठीक है, और उसके बाद है लेज़र प्रिंटर। इस प्रिंटर में लेज़र तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यह चित्रों एवं ग्राफिक को अत्यधिक उच्च गुणवत्ता के साथ कागज़ प्रिंट करता है, लेकिन ये प्रिंटर अधिक खर्चीले होते हैं। जैसा कि आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, वो क्या है, एक लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, इसके और इससे प्रिंट वगैरह जो होता है वो अच्छे से निकलता है, लेकिन ये बहुत खर्चीले होते हैं लेज़र प्रिंटर। उसके बाद देखिए CPU। अब हम पढ़ेंगे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो अब यूनिट्स होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनके द्वारा क्या होता है, इनपुट किया डाटा प्रोसेस होता है। तो CPU को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क भी कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। यह कंप्यूटर के मुख्य कार्यों को करता है। CPU के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? यह आंकड़ों को संग्रहित करने के साथ साथ उसका उचित परिणाम भी देता है। यह आंकड़ों को विश्लेषित करता है, और अगला कार्य क्या है, यह आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर की सहायता से आंकड़ों का परिणाम दर्शाता है। तो ये क्या करता है, देखो, इनपुट डिवाइसेस से हम जो भी कुछ इनपुट देते हैं उसको क्या करता है, संग्रहित करता है, मतलब उसको स्टोर करता है। उसके बाद क्या करता है, उसकी प्रोसेस करता है, उसको विश्लेषण करता है। उसके बाद क्या करता है, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उसका परिणाम दर्शाता है। तो CPU के मुख्य 3 भाग होते हैं। CPU में क्या 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? ये पहला भाग होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, जैसे हम संक्षिप्त में क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MU भी बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के समय का निर्माण करती है। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, जो डाटा को प्रोसेस करने में या प्रक्रिया करने में जो समय लगता है, उसका समय कौन निर्माण करती है, मेमोरी यूनिट। ये साइरेक्स, AMD, मोटोरोला, इंटेल कॉर्पोरेशन प्रोसेसर को भंडारण क्षमता प्रदान करती हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, साइरेक्स, AMD, मोटोरोला, इंटेल कॉर्पोरेशन प्रोसेसर, जो प्रोसेसर रहते हैं उनको क्या करती है, मेमोरी यूनिट संग्रहण क्षमता प्रदान करती है। इन स्मृति कोष्ठों को रजिस्टर कहा जाता है। इसमें जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को हम संक्षिप्त में क्या कहते हैं, CPU कहते हैं। यह कंप्यूटर की प्रत्येक गतिविधि का संचालन करने एवं उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। नियंत्रण रखते हैं मतलब कुछ भी जो कंप्यूटर की गतिविधि होती हैं उनको संचालित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। ALU, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर के इस भाग द्वारा सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ALU के द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर की जो भी गणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं, लॉजिकल और मैथमेटिकल, उनको क्या करते हैं, ये संपन्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेमोरी देखेंगे। ठीक है, मेमोरी आप जानते हैं, स्टोरेज। कंप्यूटर में आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसके 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, मेमोरी जो होती है उसको क्या हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग हो गए, एक प्राथमिक और
दूसरा द्वितीय मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी हम इसमें पढ़ते हैं, इसे मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी को हम क्या कहते हैं? मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आंकड़ों एवं निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। यह महंगी मेमोरी है एवं कंप्यूटर का आवश्यक भाग है। इसकी डाटा भंडारण क्षमता कम होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, रैम एवं रोम। तो प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी होती है? रैम और रोम, जो कि कंप्यूटर के लिए आवश्यक होते हैं। और इनमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है और निर्देशों को भी इसमें संग्रहित किया जाता है। यह बहुत महंगी होती हैं। तो पहले देखें रैम। रैम इसका पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में सक्रिय आंकड़ों को रखा जाता है। यह एक परिवर्तनशील अथवा अस्थायी मेमोरी है। इसमें डाटा तभी तक संग्रहित होता है जब तक कंप्यूटर ऑन है। यदि विद्युत आपूर्ति बंद हो जाए और कंप्यूटर बंद हो जाए तो इसमें संग्रहित सभी डाटा नष्ट हो जाता है। इसमें डाटा को पढ़ा या लिखा जा सकता है, इसलिए इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो रैम क्या होती है? जब तक हम कंप्यूटर चालू रहता है या विद्युत की आपूर्ति रहती है, यानी कि लाइट आती रहती है, तो तब तक क्या रहता है? इसमें जो डेटा रहता है वो बना रहता है। जैसे ही विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है या करंट आना बंद हो जाता है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उससे डाटा चला जाता है। तो ये रैम कैसी है? एक अस्थायी मेमोरी है, जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रोम को देखेंगे। रोम क्या है? इसका पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही स्थित है, स्पष्ट होता है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, मात्र पढ़ने के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? मात्र पढ़ने के लिए। इसमें संग्रहित डाटा स्थायी होता है। कंप्यूटर के ऑन या ऑफ होने पर रोम पर कोई अंतर नहीं पड़ता। रोम पर क्या होता है? कंप्यूटर चाहे बंद हो या चालू हो, उसके रोम में जो डेटा स्टोर होता है उस पर कोई अंतर नहीं आता है। इसी गुण के कारण यह अपरिवर्तनशील या नॉन वोलेटाइल होती है। इसकी डाटा संग्रहण क्षमता रैम मेमोरी से कम होती है। रैम से इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? कम होती है। इसमें कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश संग्रहित है। तो इसको हम समझते हैं जैसे है, यानी कि रीड मेमोरी क्या होता है? जैसे ही कंप्यूटर का जो उसमें आती है मेमोरी, जैसे कि कंप्यूटर को चालू करते हैं तो उससे संबंधित प्रोसेस होती है, रोम में होती है। और भी जो भी आवश्यक चीज़ होती हैं वो जो कि सिर्फ रीड की जा सकती हैं, जैसे सेटिंग्स वगैरह, जो भी प्रोग्राम रहते हैं वो क्या रहते हैं? रोम में रहते हैं। और रैम में क्या होते हैं? फंक्शन वगैरह चलते रहते हैं जो जिन पर हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, और वो किस में होते हैं? रैम में होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्राथमिक मेमोरी हमारी रैम और रोम हो गए। उसके बाद हम द्वितीय मेमोरी पढ़ेंगे। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इनका आकार प्राथमिक मेमोरी से बहुत अधिक होता है। इनमें आंकड़ों को स्थायी रूप से रखा जाता है, लेकिन इसे मिटाया भी जा सकता है। तो द्वितीय मेमोरी कौन सी होती है? जिनको हम कंप्यूटर में बाहर से लगा सकते हैं, वो द्वितीय मेमोरी कहलाती हैं। ये इनकी स्टोरेज क्षमता प्राथमिक मेमोरी से बहुत अधिक ज़्यादा होती है और ये स्थायी होती हैं और इनको हम मिटा भी सकते हैं। इसमें जो डाटा संग्रहित रहता है उसको मिटा ही सकते हैं। द्वितीय मेमोरी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि। ये क्या हैं? द्वितीय मेमोरी के उदाहरण हैं। तो हार्ड डिस्क के बारे में हम पढ़ेंगे। हार्ड डिस्क जैसा कि आपको यहाँ पर यह डायग्राम में दिख रहा होगा, हार्ड डिस्क कैसी होती है? ये कंप्यूटर में लगी रहती है। ठीक है। हार्ड डिस्क यह एक चौकोर और करीब 1 इंच मोटे डिब्बे के अनुसार दिखाई देती है। कैसी होती है? ये चौकोर होती है और 1 इंच मोटे डिब्बे के समान यह हमें दिखाई देती है। हार्ड डिस्क के अंदर कई डिस्क अपने लिखने और पढ़ने वाले हेड के साथ एक डिब्बे में बंद रहती हैं। इसके अंदर क्या होता है? हार्ड डिस्क के अंदर कई डिस्कें रहती हैं जो एक डिब्बे में एक हेड के साथ बंद रहती हैं, जो कि हेड उसमें ये आपको दिख रहा होगा। इस डिब्बे को CPU के अंदर लगाया जाता है। इसकी संग्रहण क्षमता 80 GB से 2000 GB यानी कि 2 टेराबाइट तक होती है। किसी हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 80 GB से 2000 GB तक की इसकी संग्रहण क्षमता होती है। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क देखिए। कॉम्पैक्ट डिस्क देखेंगे, इसको हम शॉर्ट में CD भी बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क को संक्षिप्त में CD भी कहते हैं। यह एक प्लास्टिक की गोल, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा इसको, CD को,
तो ये क्या होती है, प्लास्टिक की गोल पतली एवं ठोस चादर की बनी होती है जिस पर आंकड़ों को लिखने के लिए एक विशेष सतह प्रदान की जाती है। सीडी पर आंकड़ों को लिखने या पढ़ने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका संग्रहण क्षमता फ्लॉपी से बहुत अधिक होती है। सामान्यतः एक सीडी में 650 MB तक के आंकड़े को संग्रहित किया जा सकता है। इसके आंकड़ों को सीडी ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या, इसके लिए हमें सीडी की ज़रूरत होती है, सीडी ड्राइव की, उसके द्वारा ही हम इसको देख सकते हैं। और कंप्यूटर में भी हम इसको देख सकते हैं। जैसा कि हम सब ने देखा है, इसकी जो मूवी वगैरह रहती हैं वो सीडी के द्वारा प्राप्त होती थी। आजकल जो मेमोरी कार्ड आने लगे हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग आजकल कम हो गया है, लेकिन इससे पहले हम कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग करते थे। इसकी संग्रहण क्षमता कितनी है, 650 MB तक के आंकड़े इसमें संग्रहित किए जा सकते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या दिया है। ये हमको हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क दे रखी हैं। इसके अलावा क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क भी द्वितीय सेकंड मेमोरी या द्वितीय मेमोरी का क्या होता है, उदाहरण होता है। और मेमोरी कार्ड को भी हम सेकंड मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना। उसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा होता है। अब इससे आगे का जो इसकी एक्सरसाइज वगैरह हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।